दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल और चर्चा इसी पे होने जा रही है कि अमेरिका अभी व्यस्त है ईरान के साथ, तो क्या रशिया के लिए बड़ा मौका है? क्या रूस एक बार फिर से अपनी सरहदों का विस्तार करने जा रहा है? उसकी पनडुब्बियां ब्रिटेन पहुंची थी जासूसी करने के लिए। क्या देख रही थी, क्या ढूंढ रही थी? इस बात का दावा खुद ब्रिटेन ने किया है। बड़ा सवाल यह भी, क्या नाटो और अमेरिका की दूरी तलखी रशिया के लिए बड़ा मौका है? क्या एक बार फिर से कोल्ड वॉर 2.0 शुरू होने जा रहा है? 1945 में कोल्ड वॉर शुरू हुआ, 1991 में यूएसएसआर टूट गया। क्या रशिया फिर से यूएसएसआर को एक करने जा रहा है? क्या यूरोपियन कंट्री फिर से रशिया का हिस्सा बनने जा रही हैं? अमेरिका का हाथ हटने के बाद क्या नाटो अब कमजोर हो गया है? ये तमाम सवाल अगले घंटे लगातार होने जा रहे हैं। लेकिन रशिया की चालाकी को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। नाटो राष्ट्रों ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या हमसे पूछ के हमला किया था क्या? हमें कंसल्ट किया था? हमें कॉन्फिडेंस में रखा था क्या? नहीं, अपनी मनमर्जी करी। तो अब भाई, आपके सैनिक ना मरे, ठीक है, मगर नाटो राष्ट्र के सैनिक मरे, ये कहाँ की बात है? आप बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं उतारोगे, आप अपने फौजियों को नहीं भेजोगे, आपके फौजी सलामत रहें, महफूज रहें, हमारे फौजी मरे। तो नाटो राष्ट्रों ने साथ नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब का। डोनाल्ड ट्रंप साहब बिगड़ गए, उन्हें ट्वीट भी की अपनी, कौन ट्रूथ सोशल, ना ही वो ट्रूथ बोलती है, ना ही सोशल है वो, तो उसमें कि अब नाटो राष्ट्र कुछ उम्मीद ना रखें अमेरिका से। ये अवश्य है कि वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फोकस ईरान के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध पर है और वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो शांति के प्रयास चल रहे हैं उस पर अपना फोकस बनाए हुए है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेटो के साथ अपने कमिटमेंट को कम करने जा रहा है। यद्यपि कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से नेटो के विरुद्ध कई बयान दिए गए हैं, लेकिन वो जो बयान है वो एक निराशा जरूर व्यक्त करते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेटो को कमज़ोर करने का जो स्टेप है वो नहीं उठा सकता। ये अमेरिका के अपने हितों के भी विरुद्ध होगा और यदि नेटो कमज़ोर पड़ता है तो ये रशिया की विजय होगी। और रशिया हमेशा से इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि किस तरीके से वो नेटो को कमज़ोर करे। रशिया के द्वारा नेटो को कमज़ोर करने के लिए ही यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया था ताकि नेटो के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन नेटो ने अपने आप को रीग्रुप किया और नेटो ने अपने सदस्यों की संख्या भी अब 32 कर ली है। तो आपने रशिया के मसले पर एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर 1 घंटे लगातार चर्चा होगी। क्या पुतिन सच में नया यूएसएसआर बनाने की सोच रहे हैं? उनके दिल में क्या चल रहा है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या नाटो का विस्तार ही रूस को आक्रामक बना रहा है? लगातार नाटो मेंबर्स बढ़ रहे हैं, इस बात से नाराज है रशिया। सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या यूरोपीय यूनियन अंदर से कमजोर हो रहा है और क्या इसका फायदा रूस उठाने की कोशिश कर रहा है? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, यूक्रेन युद्ध क्या सिर्फ जमीन की लड़ाई है या यूरोप को संदेश देने की रशियन रणनीति? इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 5, रूस का मकसद कब्जा नहीं तो फिर यूरोप में अस्थिरता फैलाने के पीछे असली गेम प्लान क्या है? क्या अमेरिका वहां व्यस्त है, रशिया यहां कोई बड़ा गेम करना चाहता है? लेकिन दोस्तों, दर्शकों, इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, एक तस्वीर आपके लिए लेकर आए हैं। वो जमीन जो आतंकवाद को बांटती है, वो जमीन जहां पर आतंकवाद परोसा जाता है, वहां की तस्वीर देखिए। पेज़ेश्कियान साहब पहुंचे हैं, अब्बास अरागची की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ को देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान है, एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है शहबाज शरीफ की आंखों पर। उनके कंधों को देखिए, हाथ मिलाने का ये सलीका और तरीका देखिए, किस तरीके से चेहरे और आंखें के हाव भाव बता रहे हैं कि पाकिस्तान जीत महसूस कर रहा है। जरा देखिए, वो पाकिस्तान जो अब तक आतंकवाद परोसता आया है, आप देखिए अब्बास अरागची वहां पर दिखाई दे रहे हैं और ये शहबाज शरीफ साहब देखिए वहां पर है, नेशनल एंथम चल रहा है पाकिस्तान का। जरा सोचिए, जिस पाकिस्तानी आतंकवादी का शिकार अमेरिका हुआ 9/11 में और जो ईरान कभी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता था, उस आतंकी जमीन पर पीस टॉक हो रहे हैं, सो कॉल्ड पीस टॉक, सीज फायर। अब सोचिए जरा कि क्या पाकिस्तान भरोसे के लायक है?
क्या अमेरिका, वो अमेरिका जिसके बयान रोज बदलते रहते हैं, जो सीज फायर की बात करने के अगले ही दिन हमला बोल देता है, वो अमेरिका यहां पर पहुंचा हुआ है। मुनीर साहब आपको देख रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब देखिए, ईरान के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं और जो सेरेना होटल है इस्लामाबाद का, वहां पर बैठक चल रही है। उस बैठक की तस्वीरें आप तक पहुंचाया राक्षी साहब देखिए वहां पर संबोधित कर रहे हैं। मुनीर आपको दिख रहे हैं, शहबाज शरीफ आपको देख रहे हैं, इसाक डार आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, जरा देखिए। और ये देखिए इसाक डार साहब वहां पर विदेश मंत्री जो पाकिस्तान के, वो दिखाई दे रहे। जेडी वेंस देखिए टीम के साथ पहुंचे हैं। जेरेड कुशनर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये स्पेशल एडवाइजर हैं और ईरान माहौल को लेकर तमाम में जो एडवाइजरी और जो एक रूपरेखा तैयार करनी थी वो इन्हीं का काम था। तो जरा ये तस्वीरें देखिए, जेडी वेंस वहां पर पहुंचे हैं, गले मिल रहे हैं लोग। ये देखिए जेडी वेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो जंग के लिए मना कर रहे थे, आखिरकार शांति बहाली की प्रक्रिया का हिस्सा भी उन्हें ही बनाया गया है, वो पहुंचे हुए हैं वहां पर। और ट्रंप साहब कह रहे हैं अगर बात नहीं बनी तो फिर से हमला करेंगे, अपने जंगी बेड़े को फिर से लैस कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की कहानी। और बड़ा सवाल, क्या भारत के लिए खतरे की घंटी है? लेकिन रशिया क्या कर रहा है दोस्तों? टेरर स्टेट में पीस टॉक कैसे चल रही है, यह भी बताने वाली बात है। रशिया क्या कर रहा है और किस तरह से रशिया अब इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात कर लें, जहां पर एक बड़ी बैठक चल रही है सीज फायर को लेकर, पीस टॉक को लेकर। उसके बाद हम रशियन नैरेटिव पर आएंगे। कई सवाल हैं दोस्तों पाकिस्तान को लेकर, वो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहे हैं दर्शकों, और वो सवाल बहुत अहम है। क्या जिस आतंकवाद पर उसने वाले मुल्क पर सबको शक था, वहां विश्वास बहाली की प्रक्रिया चल रही? सवाल नंबर 1, जहां आतंकवाद की जड़ें हो वहां शांति की बात कैसे हो सकती है? टेरर स्टेट में पीस टॉक हो कैसे रही है? बड़ा सवाल यह है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, आतंकी संगठनों को पालने वाले शांति वार्ता कैसे कर रहे हैं और कैसे रशिया इसको चुपचाप देख रहा है? कैसे ईरान ने पाकिस्तान पर भरोसा कर लिया? कैसे अमेरिका वहां पर पहुंचा हुआ है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, लश्कर जैसे, मोहम्मद, इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी पालने वाले देश पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? कैसे ये पीस टॉक क्रेडिबल हो गई? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, टेरर स्टेट में पीस टॉक कैसे? आतंक के शिकार अमेरिका को पाक पर भरोसा क्यों है? कैसे यह भरोसा बहाल हो गया और क्या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, पीस टॉक को लेकर दुनिया में दहशत फैलाने वालों पर ईरान ने विश्वास कैसे कर लिया? कैसे यह हो गया? बड़ा सवाल है। लेकिन दर्शकों, बात आज रशिया की करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का अपडेट आप तक पहुंचा दिया। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं, आपको बताते हैं पीस टॉक के पीछे रूस क्या कर रहा है। पाकिस्तान में शांति बहाली की प्रक्रिया चल रही है, रशिया क्या कर रहा है? जी हां, सनसनीखेज खुलासा करने जा रहा है आपके लिए। रशिया एक चोरी करते पकड़ा गया है। क्या चोरी है भाई? ब्रिटेन ने दावा किया है कि ब्रिटिश वाटर एरिया में रूस की गुप्त पनडुब्बियां अभियान चला रही थीं, एक मिशन पर निकली हुई थी। यह बात ब्रिटेन कह रहा है। दावा नंबर 2, ब्रिटेन ने रूसी हमलावर पनडुब्बियों को जासूसी करते हुए पकड़ा है। जी हां, ब्रिटेन का सनसनीखेज खुलासा। दावा नंबर 3, पीस टॉक के बीच रूस क्या कर रहा है? ब्रिटेन ने हाई नॉर्थ इलाके में रूसी पनडुब्बी की पहचान की थी, 2 पनडुब्बियां पहुंची थी। दावा नंबर 4 जो ब्रिटेन ने किया है रशिया को लेकर, दावा नंबर 4, एक रूसी पनडुब्बी का ध्यान भटकाने के लिए तैनात किया गया था। 5वां दावा क्या है ब्रिटेन का? ब्रिटेन कहता है दूसरी रूसी पनडुब्बी भी वहां पहुंची हुई थी दर्शकों, और वो पनडुब्बी पानी के बहुत नीचे जासूसी कर रही थी। तो अमेरिका वहां व्यस्त है, नाटो अमेरिका के बीच तलखियां बढ़ चुकी हैं, दूरियां बढ़ चुकी हैं। क्या रशिया इसका फायदा उठाना चाहता है? रूस की पनडुब्बियां ब्रिटेन में कर क्या रही थी? दावा नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, हम नॉर्थ आई में नाटो के लिए बढ़ते खतरों से निपट रहे हैं। यह कह रहा है ब्रिटेन की नाटो के खिलाफ जो भी खतरे हैं उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और रशिया नाटो के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं पीस टॉक पाकिस्तान में, और अब देखिए रशिया किस तरह से अपने नए गेम प्लान में लगा है। नाटो को लेकर रूस क्या सोचता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्या विचार है और डर क्या है रशिया का, वो डर भी आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। जी हां, नाटो को लेकर रूस क्या सोचता है, पुतिन को किस बात का डर है? डर नंबर 1, रूस को लगता है कि नाटो लगातार उसके आसपास फैल रहा है। नाटो मेंबर्स लगातार यूरोप में बढ़ते जा रहे हैं, यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करने की बात होती है, इसीलिए वो डरा हुआ है। पुतिन साहब का दूसरा डर क्या है? कोल्ड वॉर के बाद नाटो पूर्व की ओर लगातार बढ़ा। पूर्व से मतलब है रशियन बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि रशिया ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप से ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। तीसरा डर क्या है रशिया का?
नाटो का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिससे रूस में अविश्वास बढ़ा है। रूस को डर लग रहा है कि पोलैंड और यूक्रेन भी अगर नाटो में शामिल हो गए तो बिल्कुल बॉर्डर के करीब पहुंच जाएंगे। चौथा डर क्या है रूस का? यूक्रेन या जॉर्जिया नाटो में शामिल होते हैं तो यह उसकी रेड लाइन होगी। जॉर्जिया और यूक्रेन बहुत करीब हैं, इसलिए रशिया को डर लग रहा है नाटो के विस्तार से। पांचवा डर, रूस मानता है कि नाटो असल में यूएस का सैन्य टूल है। रशिया को लगता है कि नाटो एक मिलिट्री टूल है जिसका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है रशिया को कंट्रोल करने के लिए, रशिया को दबाने के लिए। जी हां, छठवां डर क्या है? रूस को डर है कि नाटो उसकी सीमा के पास मिसाइल सिस्टम तैनात कर सकते हैं, मिलिट्री भेज सकते हैं। यह डर भी रूस को सता रहा है और इसीलिए रूस लगातार यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का विरोध कर रहा है, चाहे वो ब्लैक सी का एरिया हो, जॉर्जिया हो, पोलैंड हो। ये तमाम जो इलाके हैं, इन तमाम इलाकों पर निगरानी कर रहा है रशिया सालों से, क्योंकि उसको डर है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका नाटो के बहाने उन पर कब्जा कर सके। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, ये तो आपने देख लिया कि डर क्या है। क्या रूस यूरोप को तोड़ना चाहता है? इस नैरेटिव पर बहुत चर्चा हो रही है इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में। ये भी डिटेल आपके लिए लेकर आए हैं। क्या यूएसएसआर का सपना फिर से वो देख रहे हैं? क्या रूस यूरोप को तोड़ना चाहता है? रूस के लिए क्या मौका है? इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका नाटो की तलखी से यूरोप बटा है। जी हां दर्शकों, यूरोप बटा है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि नाटो किसी काम का नहीं, नाटो कागजी सेर है। यह बात कह चुके हैं पुतिन साहब, ट्रंप साहब। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। ईयू और नाटो कमजोर हो रहे हैं, इसका फायदा रशिया उठाना चाहता है, क्योंकि जब अमेरिका ने दूरी बढ़ाई तो यूरोपीय यूनियन और नाटो को लग रहा है कि भाई अब तो मुश्किल आ सकती है, क्योंकि सुपर पावर उनके साथ नहीं है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका पर उसकी निर्भरता कम हो रही है, इस बात को बहुत करीने से, बहुत करीब से रशिया मॉनिटर कर रहा है। क्या रूस के लिए मौका है? बड़ा सवाल। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। रूस को इस दूरी का रणनीतिक फायदा मिल सकता है, यानी यूएसएसआर का सपना देख रहे पुतिन का सपना पूरा होने जैसी स्थितियां, परिस्थितियां, कंडीशन तो लग रही हैं। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। यूरोपीय देशों में रूस समर्थक पार्टियों को सपोर्ट करता है। रशिया क्या कर रहा है? यूरोपीय देशों में जो पार्टियां हैं जिनका पॉलिटिकल एजेंडा रशिया से मेल खाता है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको फाइनेंस मुहैया करा रहा है, ताकि वहां पर उनकी पैठ मजबूत हो सके। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। यूरोप की ऊर्जा निर्भरता का फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में क्राइसिस चल रही है। रशिया के पास माकूल तेल, गैस और क्रूड है, तो वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। और समझिए कि यूएसएसआर जब टूटा तो रशिया फिर से उसे एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। यूएसएसआर के टूटने के बाद बने 15 देशों की तस्वीरें आपके लिए लेकर आए मैप पे दर्शकों। पहले यूएसएसआर कैसा था, फिर यूएसएसआर टूटने के बाद जब रशिया अलग हुआ तो वो कैसा हो गया। आप इमेजिन कर सकते हैं, वो तस्वीर इमेजिनेशन में रखिए। मैं आपके लिए पूरा मुकम्मल मैप लेकर आया हूं स्क्रीन पर, ताकि आप समझ सके। देखिए, पहले आपको जो पूरा मैप दिखाई दे रहा है, ये पूरा यूएसएसआर था, ये पूरा रशिया का हिस्सा था, पूरा ये पूरा मैप, ये पूरा यूरोप, ये वाला पूरा एरिया। लेकिन जब यूएसएसआर टूटा 1991 में, 1945 में कोल्ड वॉर शुरू हुआ, 1991 में अमेरिका की वजह से जब यूएसएसआर टूटा तो कौन कौन बना? ये रशिया का खिता है, रशिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे देश बन गए। ये सब कभी रशिया का हिस्सा थे, यूएसएसआर का हिस्सा थे। लेकिन जब विघटन यूएसएसआर का हुआ, ये सारे अलग अलग मुल्क आजाद राष्ट्र बन गए, और यही सबसे बड़ी चिंता है रशिया के लिए। इनमें से यूरोपियन जो देश है, ज्यादातर देश जो हैं यूरोप के, वो नाटो का हिस्सा हैं। नाटो को अमेरिका कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब नाटो और अमेरिका के बीच की दूरियां बढ़ी हैं, तलखियां बढ़ी हैं, तो रशिया को लगता है कि ये मौका है फिर से अपने पूरे एरिया को अपनी जद में कर लो, कंट्रोल में कर लो। चाहे वो अजरबैजान हो, लिथुआनिया हो, मोल्दोवा हो, लातविया हो, एस्टोनिया हो, ये तमाम जो मुल्क थे पहले रशिया का हिस्सा थे, यूएसएसआर का हिस्सा थे, लेकिन विघटन हुआ, टूट कर ये सारे देश अलग अलग हो गए। अब रशिया को लगता है कि ये बहुत बड़ा मौका है इन देशों पर कब्जा करने का, इन देशों को अपने पास लाने का। यहां पर ये आपको भारत दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहां पर ईरान है, ये हॉर्मुज स्ट्रेट का इलाका है, ये पूरा मिडिल ईस्ट आपको दिखाई दे रहा है। यानी ये वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया अब रशिया चाहता है कि कभी ना कभी उसकी जद में आ जाए, उसकी कंट्रोल में आ जाए। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले घंटे लगातार रशिया के मंसूबों पर, उसकी स्ट्रैटेजी पर, उसके गेम प्लान पर चर्चा करेंगे। जी हां, स्वागत कीजिए मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। गौरीशंकर गुप्ता जी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पूर्व राजनयिक है, डिप्लोमेट है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत है।
श्रुतिदास गुप्ता आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, विदेशी मामलों की जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रवि करकरा साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, फाउंडर हैं इन्वेस्ट न्यूयॉर्क फोरम के, अमेरिका से लाइव जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आपके पास आ रहा हूं, गौरीशंकर गुप्ता जी। अभी जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं सर, रशिया की 2 पनडुब्बियां ब्रिटेन वाटर एरिया में देखी गई हैं और पता नहीं ये नैरेटिव क्यों चल रहा है कि एक बार फिर से कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो सकता है। यूएसएसआर जब टूटा, रशिया का दिल टूटा। एक ये बहुत बड़ा सपना पुतिन साहब अपने दिल में लिए हुए हैं, जैसे ग्रेटर इजराइल का सपना नेतन्याहू लेकर पल रहे हैं और अपनी जिंदगी काट रहे हैं। तो रशिया को लगता है ये बड़ा मौका, क्योंकि अमेरिका वहां पर बिजी है, नाटो से उसकी तलखियां बढ़ गई हैं, यूरोपियन यूनियन खुद को अनाथ समझ रहा है क्योंकि सुपर पावर का हाथ उसके ऊपर से हट गया है। आप इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं सर? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार पैनलिस्ट सर। को। प्रणाम। देखिए, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। कब क्या होता है और कैसे उसका परसेप्शन देखा जाता है। ये सच्चाई है कि यूएसएसआर के विघटन के बाद से रसिया ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी रूप में उसके पुराने जो सदस्य हैं वो वापस चले आएं। लेकिन ये एक सच्चाई है आज कि एक बार जिस देश को इंडिपेंडेंस मिल जाती है वो वापस उस संघ में जाने से कतराता है, काफी हद तक कतराता है। और यही सिचुएशन आज यूएसएसआर के साथ में है। यूएसएसआर के जो देश हैं वो एक इकोनॉमिक फोरम में रसिया के साथ जुड़े हुए हैं जी। और उनका इकोनॉमिक एक्सचेंज चलता रहता है। एक बॉडी बनी हुई है जो उनको गाइड करती है। लेकिन जहां तक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का सवाल है वो काफी हद तक बदल चुके हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज है मेरे को नजर आ रही है कि 3 बाल्टिक स्टेट्स जो बड़े वीक हैं और यूक्रेन जो अब करीब करीब 20% यूक्रेन रशिया के पास में है, रशिया की इनके ऊपर जरूर नजर है। यूक्रेन तो एक्चुअली रशिया का ओरिजिनल हिस्सा भी था। ये यूक्रेन को बाद में अलग से किया गया था और जब ब्लैक सी का एरिया और यूक्रेन का एरिया जो था वो ओरिजिनल रशिया का हिस्सा था विदाउट यूएसएसआर। लेकिन इस स्टेज पे जब रशिया का यूएसएसआर का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया तब यूक्रेन को एक अलग से प्रांत बनाया गया था यूएसएसआर का और उसके अंदर कुछ और हिस्से जोड़ दिए गए थे। अदरवाइज यूक्रेन ओरिजिनली सिर्फ वेस्टर्न यूरोप का कुछ हिस्सा ही था। तो इस चीज को देखते हुए और पर्टिकुलरली ईस्टर्न यूक्रेन में रशियंस की मेजोरिटी को देखते हुए वहां के जो 2 बड़े प्रोविंस हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रशिया के साथ चलता रहा है और रशिया ने अब दोनों प्रोविंसेस को कंट्रोल में कर लिया है। वो चाहेंगे कि वो उसी का हिस्सा बने। उन्होंने वहां पर रेफरेंडम भी करवा दिया है और वो रशिया के फॉर्मली हिस्से के रूप में डिक्लेयर कर दिए गए हैं। मेरे को नहीं लगता कि अब रशिया उन दोनों प्रोविंसेस को, वो 20% टेरिटरी यूक्रेन की है, वो किसी हालत में देगा। ये तो एक सच्चाई है। तीनों जो बाल्टिक स्टेट है, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये बहुत छोटे छोटे स्टेट हैं, लेकिन अगर वहां पर नेटो के बेसेस बनते हैं तो वो रशिया के लिए बड़े घातक होंगे। इसलिए वो चाहेगा कि इनको किसी भी तरह से, रशिया चाहे तो उनको कभी भी वापस ले सकता है, ये सच्चाई है। लेकिन एक बड़ा वार उसके लिए छिड़ सकता है क्योंकि नेटो के वो मेंबर हो गए हैं और नेटो की फोर्सेज वहां इंटरवीन कर सकती हैं। अभी जो ईरान का जो कन्फ्लिक्ट बना, इसमें नेटो के बीच में बहुत जबरदस्त रिफ्ट आई है और ये बड़ा क्लियर है कि नेटो के देशों ने रशिया को, अमेरिका को ओवर फ्लाइट क्लियरेंस तक नहीं दी उनके वार प्लेन्स के लिए। उनकी बेसेज को यूज करना तो बहुत आगे की बात है, उनको अपनी टेरिटरी के ऊपर ओवर फ्लाइट भी अलाउड नहीं की। तो इससे प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत जबरदस्त नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 1 लाख सोल्जर्स नेटो की रक्षा के लिए उन देशों में रखे हुए हैं और उनके ऊपर हम बिलियंस ऑफ डॉलर एवरी ईयर खर्च करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो ये जब वार ईरान वाला जब एक बार शांत होगा उसके बाद आप देखेंगे कि नेटो के अंदर एक नई विघटनकारी गतियां वापस आएंगी और हो सकता है कि उसमें जो अमेरिका जो है उसका रोल काफी हद तक कम हो जाए। वो अपने बेसेज को यूरोप से हटा ले
और उसके बाद यूरोप को अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्यों? यूरोप के पास पॉपुलेशन है, लेकिन अभी तक उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपने आप को रसिया से डिफेंड कर सके। रसिया एक बहुत बड़ा देश है और उसके पास युद्ध का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उसने कई जगह युद्ध, लंबे लंबे युद्ध किए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, और उसको उनको पूरी तरह से जीता है। ऑल तो राइट ये सर। एक बहुत बड़ा खतरा यूरोप के लिए पैदा होगा। और उसमें नेटो को, इसीलिए नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं अभी वाशिंगटन गए थे और ट्रम्प को थोड़ा मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो इतने नाराज नहीं हो। लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि ट्रम्प बहुत ज्यादा नाराज हैं और नेटो में जरूर रीऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके अंदर हो सकता है और देशों को अपना जी कंट्रीब्यूशन 5% से भी ज्यादा बढ़ाना पड़े। जी और अपनी अपनी जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर बनेंगी कि इस तरह के फैसिलिटीज हर हालत में आपको देनी पड़ेंगी। तो ये एक ईरान युद्ध का जो फॉल आउट होगा, वो बहुत बड़ा फॉल आउट होगा नेटो के ऊपर। और इससे रशिया को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि रशिया ने अब अमेरिका के अस्त्र शस्त्र भी सब देख लिए हैं, कितना उसके पास पावर है, कितनी उसकी वीकनेसेज हैं, कितनी इंटेलिजेंस की फेल्योर हैं। अमेरिका सोच रहा था कि ईरानियन रिजीम 2-3 दिन में गिर जाएगा, वो हुआ नहीं। ये सोच रहे थे कि इनकी जो स्टॉक है मिसाइल्स का ऑल राइट सर। और इनका सब एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो पॉइंट हुआ टेकन नहीं। सर, मैं तो आपके पास अभी आ रहा हूँ रशिया को ये वीकनेसेस पता लग गई हैं सर। और वो उनका पूरा फायदा उठा के अपने आप को सुदृढ़ पॉइंट बनाएगा पॉइंट टेकन सर, और पॉइंट टेकन। अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। और ईरान के साथ ऑलरेडी उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, जी उनको और फोर्टिफाई करेगा। ठीक है सर, और वो जो I'll come to you पूरा सर। गल्फ का एरिया है वेस्ट एशिया का, सर उसमें वेरी सॉरी, रशिया आई एम का इंटरप्टिंग इन्फ्लुएंस यू बढ़ सर। सकता है। वक्त ज़्यादा नहीं है डिबेट में, मैं चाह रहा हूँ कि सभी प्रतिनिधियों को बोलने का मौका मिले। I'll come to you सर। पॉइंट टेकन। जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, इससे पहले कि मैं श्रुति मैम के पास जाऊँ, रवि जी के पास जाऊँ। यूक्रेन युद्ध सर, आपको क्या लगता है ये विस्तारवादी एक नीति थी या यूरोप को एक मैसेज देना चाहता था रशिया? क्योंकि रशिया हमेशा से चाहता था कि नेटो कभी भी उसके बॉर्डर्स के करीब ना पहुंचे, और यूक्रेन पर इतना लंबा जो जंग चली यूक्रेन को लेकर, क्या ये यूरोप को एक मैसेज था रशिया का कि वो हार मानने वाला नहीं, घुटने टेकने वाला नहीं है, जॉर्जिया यूक्रेन जैसे देशों को नेटो का हिस्सा मत बनाइए? जनरल साहब। थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई विल बी वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ इन माय आंसर, बिकॉज हम जानते हैं हम नेशनल टीवी में हैं, वी आर नॉट इन सम लोकल डिबेट। तो ये चीज़, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इसको सर। समझना। रशिया ने यूक्रेन को बहुत मौके दिए। रशिया ने लड़ाई से पहले अगर आप देखें, कई बार रशिया ने स्टेटमेंट्स और पुतिन की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो रशिया ने बहुत मौके दिए यूक्रेन को कि वो एक गारंटी दे कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे। आफ्टर ऑल अब आप देखिए यूक्रेन में क्या हो रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स डोर स्टेप तक आ चुका था। यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच चुका था यूक्रेन के अंदर। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, अगर आप डॉनबास का एरिया देखें जी सर। और डॉनबास के एरिया में ज्यादातर रशियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, जो भाषा भी रशियन बोलते थे। तो डोनेट्स्क का एरिया होगा, ये आपका लुहांस्क का एरिया होगा। तो यहाँ पे इनके साथ अत्याचार हो रहा था। देखिए एक ही देश है और ये यूक्रेनियंस हैं, और इनके साथ एक बद व्यवहार हो रहा था। जिस तरीके से ज़ेलेंस्की ये इन लोगों को तंग कर रहे थे यहाँ पे, और दो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हो चुके थे। एक तो नेटो का मुद्दा था और एक आपका डॉनबास का मुद्दा था कि इसको रशिया के जो लोग थे वहां पे, जो बाद में यूक्रेन के लिए ऑप्ट किया था, वो उनके साथ, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो डोनेट्स्क और लुहांस्क का एरिया है और ये अक्रॉस द बॉर्डर का जो एरिया है, रिश्तेदारी है उन एरिया। समथिंग लाइक आपका जम्मू एंड कश्मीर और पीओके का हम बोलते हैं ना कि आपके रिश्तेदार इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। तो एक सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हमको नजर आ रही थी, और रशिया ने बहुत वार्निंग दिया। और इसीलिए जब इसको ज़ेलेंस्की को उकसाया गया
यूनाइटेड स्टेट्स ने उकसाया, यूरोपियन यूनियन ने उकसाया, और ये और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था रशिया को, इसीलिए उसको वहां पे हमला करना पड़ा। और मेरा लास्ट पॉइंट ये है, आप देखिए रशिया की फौज, आप इसको बोलते हैं कि इस पे हमला हो जाएगा, 3 आपके जो बाल्टिक स्टेट्स हैं ये उसको कब्जा कर लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ेंगे? 15 लाख की फौज है, और ये जो अभी जो 4 साल में जो एक कमजोरी आई है रशियन इकोनॉमी में, और इसको कहां तक लड़ते रहेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि ये इसको कोई भी, आपने एक बहुत अच्छा नैरेटिव बनाया अपने प्रोग्राम में, बट अगर मैं इसको रियलिस्टिकली एनालाइज करूंगा तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है रशिया की कोई भी इंटेंशन होगी। और आप जब इसको नेटो की बात करते हैं, it is too premature to write off NATO. Let me tell you that. One Trump cannot change NATO. राइट। अब आके चला जाएगा, थिंग्स विल स्टेबलाइज। तो ये चीजें ना, ये एक फ्लक्स होता है जियो पॉलिटिक्स में, एंड वी शुड नॉट मेक इंस्टेंट ओपिनियंस ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, बिकॉज कई बार ऐसे होती सिचुएशंस जो एक लीडर डिसाइड करता है, बाद में जैसे आपका लीडर उसको बदले होगा, ट्रम्प बदले होगा, बिकॉज नेटो के पास एक कलेक्टिव सिक्योरिटी उनको चाहिए। उनके पास अगर एक 2% ऑफ जीडीपी है उनका डिफेंस का, अगर आप उसको 5% करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको अपनी फौज को बनाने में? उनको 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेंगे। तो इतना आसान नहीं है ये बोलना कि इसको नेटो इज ब्रेकिंग। आई डोंट थिंक नेटो इज ब्रेकिंग, इट्स ओनली अ टेम्पररी फेज। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये इसको सिचुएशन इस तरीके से इंटरप्रेट हमको करनी चाहिए। ठीक है रवि सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं श्रुति मैम के पास जाऊंगा। सभी प्रवक्ताओं की बात का क्रक्स वो बताएंगे मुझे। एक बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जैसे कि जनरल साहब कह रहे हैं कि इतनी जल्दी नाटो का ब्रेकडाउन नहीं होगा, यूरोपियन यूनियन अभी भी अलग थलग नहीं पड़ा है, रशियन इकोनॉमी ठीक नहीं है, तो वो इस तरह के वॉर में मुफ्तला नहीं होंगे। लेकिन रवि सर, ब्रिटिश वाटर एरिया में रशियन पनडुब्बियां तो गई थी, ये सच है, और वो सिर्फ नॉर्मल पनडुब्बियां नहीं थी, वो डिस्ट्रॉयज पनडुब्बियां थी जो जंग में इस्तेमाल होती हैं। और पूरी विजुअल फुटेज इसकी है ब्रिटेन के पास, पूरी इसके पूरे डिटेलिंग है, उनके सोनार की रिकॉर्डिंग है, ये सब बताती है कि रशियन पनडुब्बियां वहां पर गई थी। इसके क्या मायने मतलब है सर, कि ब्रिटेन तक आप पहुंच गए जासूसी करने के लिए? देखिए, आई थिंक बहुत ही बढ़िया सवाल है, और बहुत ही बढ़िया पहले भी जो उत्तर जो आए हैं। ये जो ग्लोबल जो पूरा जियो पॉलिटिक्स जो चल रहा है, आई थिंक हम लोग करीब बहुत टाइम बाद देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है। एंड आई थिंक बिल्कुल आपने सही बोला कि एक तरीके से रशिया को पता है कि यूएसए का जो अभी जो स्टैंड है नेटो पे, वो काफ़ी ढीला ढाला है। और स्पेशली यूक्रेन को लेके और अब मिडल ईस्ट को लेके, आई थिंक यूएसए का सबसे बड़ा एक जो स्ट्रैटेजी जो रहती है, ये हम सबको पता है कि इनकी वॉर बेस्ड इकोनॉमी है, राइट। तो जो पैक्स अमेरिकाना का जो सिस्टम है कि हम लोग जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पीस को जो है उसको बनाए रखेंगे। अब पीस को बनाए रखेंगे पीसफुल तरीका नहीं है सिर्फ, उसमें आर्म्स एम्यूनिशन का सेल जो है वो बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा है। पूरी स्मॉल आर्म्स की पूरी एक इकोनॉमी चलती है जिसके बारे में बहुत कम मीडिया में बात होती है। बल्कि मैं तो अमित आपको बोलूंगा कि आपको एक सिर्फ प्रोग्राम करना चाहिए स्मॉल आर्म ट्रेड के ऊपर, उसमें अमेरिका का क्या रोल रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। सिमिलरली रशिया में, क्योंकि वो प्रेशर डलेगा और उसमें जो गेम खेला जाएगा वो यही होगा कि नेटो को बार बार ये थ्रेट दिया जाएगा कि अगर आपको सरवाइव करना है और यूएसएसआर के साथ, सॉरी रशिया के साथ जो आपने बच के जो आपने रहना है, तो उसके लिए आपको अमेरिका का हमेशा साथ चाहिए होगा। पर अमेरिका का अब जो पूरी जो सिचुएशन है वेस्ट एशिया की वॉर के बाद, वो काफ़ी बदल गई है। क्योंकि बार बार आप देखेंगे कि एक्स में जो भी पोस्टिंग हुई है, और काफ़ी लोगों ने बोला है कि जब हमको आपकी ज़रूरत थी नेटो की, तो आप लोग हमारे पास बिल्कुल नहीं आए। अभी भी अगर आप ये जो पीस की जो डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में, उसमें भी कोई नेटो की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि बहुत ही अटपटा सा एक बहुत स्ट्रेंज जो है, ये एक बहुत स्ट्रेंज सिग्नल दिया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट जो है, वहाँ पे पीस के बारे में बात हो रही है ईरान और अमेरिका के साथ। तो बहुत एक एक तरीके का आई वुड से इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, मतलब कि ये तो देखना पड़ेगा।
तो मेरा जो इसमें टेक यही है कि अमेरिका ने पिछले, स्पेशली ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में पिछले 1 साल में पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दिया, चाहे वो टैरिफ के साथ हो और चाहे वो वॉर रिलेटेड। और आपने वेनेजुएला में भी देखा क्या हुआ है। तो आई थिंक वी आर इन अ सिचुएशन वेयर पुतिन इज रियली वॉचिंग, और वो कह रहा है कि देखो अल्टीमेटली अगर आपको पीस चाहिए, स्पेशली यूरोप में, आपको हमारे साथ जो है रशिया के साथ, उसको आपको कोई ना कोई तरीके का कोई सोल्यूशन डालना पड़ेगा। और उसमें रशिया का सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है, वो एनेक्सेशन जो यूक्रेन की करना चाहता है, वो लोगों को अल्टीमेटली कहीं तो मानना पड़ेगा। और उसमें डेंजर ये बन जाएगा कि अगर आप रशिया के साथ घुटने टेक दोगे, तो क्या दूसरी जो कंट्रीज हैं, जो फॉर्मर यूएसएसआर, जो आपने अपनी बड़ी अच्छी एनालिसिस की थी, उनका आगे जाके फ्यूचर क्या होगा। और इसी के साथ अगर आप ये है कि नॉर्थ कोरिया ने भी एक मिसाइल डाली थी अभी जापान की तरफ, राइट, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में लोग कम बात कर रहे हैं। तो वी आर लुकिंग थ्रू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। राइट जो सर। मैंने तो अपने, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर जो भी 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें ऐसी सिचुएशन हम लोगों ने यूएसएसआर में ही देखी थी, राइट। उसके बाद ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा है। धन्यवाद। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विथ मी। श्रुति मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैम, ईरान वॉर किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। हम कहते थे ईरान पे हमला नहीं होगा। वेनेजुएला में दिन दहाड़े वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को उठा ले जाएगा अमेरिका, ये भी हमने नहीं सोचा था। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी संगठन को पालने पोसने वाले देश में पीस टॉक होगी, ये मैंने तो नहीं सोचा था कभी भी, कि जिस आतंकवाद का शिकार खुद अमेरिका हुआ, 9/11 अमेरिका में हुआ मैम, वो सारी आतंकवादी गतिविधियां, सारी प्लानिंग पाकिस्तान की जमीन से हुई। वो अमेरिका पाकिस्तान को मीडिएशन के लिए वहां बातचीत चल रही है। वहां जड़ीवेन साहब पहुंचे हुए हैं, अराक्ची साहब तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां पर मुनीर साहब और शहबाज शरीफ और इशाक डार मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं श्रुति मैम, क्या अमेरिका अगर फिर से यूएसएसआर बनने का सपना देख रहा है, तो क्या ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक थॉट है, या आपको लगता है कि रशिया को मौका लग रहा है कि अब तो जैसा कि सर कह रहे थे कि अभी नाटो इतना वीक नहीं हुआ है और यूरोपीय यूनियन इतना वीक नहीं है कि वहाँ पर अपनी विस्तारवादी सोच को एक बार फिर से रशिया अडॉप्ट करे। आपको भी ये लगता है मैम? श्रुति मैम? देखिए, मेरे हिसाब से बड़ी सिंपल सी बात है, रशिया एक्सपेंशन स्टेट नहीं रह गई है अब। तो वो दूसरी टेरिटरीज को कॉन्कर करने के लिए नहीं लगी हुई है, पर हाँ, वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए उसने जितने कदम उठाए आज तक वो लिए, चाहे वो क्राइमिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, उसने जो भी स्टेप्स लिए हैं वो अपनी ऑटोनॉमी और अपने स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को लेकर उसने स्टेप्स लिए हैं। क्योंकि वो ये नहीं देख रहे, जैसे आप और हम होने के बाद किसी घटना का विश्लेषण कर रहे होते हैं, वो उसके 10 कदम आगे होता है। वो अभी भाप रहा है कि अगले 10 कदम बाद कौन से नेक्स्ट 10 स्टेप्स क्या होंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के, और उसके बेसिस पे उन्होंने आगे किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर आज लोग बोल रहे हैं कि नेटो टूटने वाला है, टूटने नहीं वाला है। ऑलरेडी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको एक बड़ा ट्रांजैक्शनल एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है कि उसका अस्तित्व क्या है कि यूएसए के पीस अम्ब्रेला के अंदर यूरोप के नेशंस रशिया से थ्रेट ना फील करें। दैट इज द क्रक्स ऑफ द इंटायर नेटो ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर वो जितनी बार अपना एक नया नेशन जोड़ता है, वहां जाके अपने संतरी तैनात कर देता है, वहां अपना इक्विपमेंट लगा देता है। तो अगर आज डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे कि मेरे इतने लाख सोल्जर्स वहां हैं और आपने मेरे को आपने एयर बेसिस नहीं भेजने दिए, तो इसमें बड़ा अजीब सा लगता है मुझे सुनने में, क्योंकि वो उन नेशंस ने मांगा नहीं था कि आप आइए और हमें प्रोटेक्ट करिए। ये यूएसए के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में था कि वो रशिया को दबा के रखे, और इसीलिए उसने नेटो को एस्टेब्लिश किया था, फंड किया था और उसको मैन किया था। अब ये स्टेटमेंट के अंदर अब ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ट्रांजैक्शनल बना दिया कि आओ खरीदो हमसे, हमें पे करो, तभी हम आपको सिक्योर करेंगे। तो वो एक जैसे एक सिक्योरिटी सर्विस जैसा बन गया है रादर देन अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक डिफरेंस आ गया डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम के अंदर, नेटो के अंदर। और इसकी एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि ट्रंप के रिजीम के 2 साल ऑलमोस्ट खत्म होने वाले, 2 ही साल और है। अगर भगवान ना करे उसको तीसरी बार उसने और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं किया और तीसरी बार आने का जो उसने जो सपना बना रखा है वो नहीं एस्टैब्लिश हुआ, तो फिर ये खत्म। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा देन अगेन इसके अंदर नेटो के अंदर रीसेट होगा। तो नेटो खत्म नहीं होगा, पर इस वक्त नेटो के अंदर अगर आप देख रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो जर्मनी हो, सबके अंदर कंस्क्रिप्शन शुरू हो गई है, इवन इटली के अंदर हो गई है। और इसका मतलब ये क्या है, इनको समझ में आ गया है कि हमने बहुत ज्यादा, और ये तो मेलोनी की खुद की स्टेटमेंट है कि हमने बहुत ज्यादा डिपेंड कर लिया
यूएस की प्रोवाइड करी हुई सिक्योरिटी के अंदर, जिससे हमने अपना डिफेंस बजट कम कर लिया, अपनी सिक्योरिटी मेजर्स कम कर लिए, और इसके चलते आज हमें वहां जब वो स्कूल मास्टर की तरह उनको बुलाता है, बिठाता है अपने ऑफिस के अंदर, इन सबको जाना पड़े। तो ये जो इनकी मजबूरी है, इनको पसंद नहीं आ रही है। ये कुछ कम छोटी कंट्रीज नहीं है जिनके मैंने नाम लिए हैं। ये अब अपने कंस्क्रिप्शन दोबारा बना के अपनी मिलिट्री प्रेजेंस दोबारा करेंगे, और अगले 2 साल में बिफोर ट्रंप एग्जिट्स, अगर उनकी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती है इम्पीचमेंट टाइप, तो या मृत्यु जैसी, क्योंकि वो काफी बूढ़े और उनकी स्किन से रिलेटेड लोग बहुत सारे अटकलें लगा रहे होते हैं कि शायद उनकी हेल्थ इतनी अच्छी ना रही हो। अभी ईरान वॉर के बीच में भी बोला जा रहा था कि वो हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। तो विद हिज एज एंड हेल्थ रिलेटेड या उनकी इम्पीचमेंट रिलेटेड कोई घटना नहीं होती है, तो ये 2 साल के बाद आप देखेंगे कि यूरोप अपने पैरों पे खुद भी खड़ा हो सकेगा, जिससे अगला यूएस प्रेसिडेंट जो आए वो उन्हें वैसल स्टेट्स की तरह ना यूज करे। तो रशिया जो है, अगर हम इस वक्त, आपने जो पनडुब्बियों की बात करी वगैरह, ये अकेले नहीं हुआ है। उन्होंने उनके जो आपके एक नेशन के अंदर उन्होंने होम सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक कर लिया था, गवर्नमेंट कॉन्वर्सेशंस को सुन रहे थे, उनके मल्टीपल लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस है, वो बार बार उनको यूज कर रहा है, हाइब्रिड वॉरफेयर का वो यूज कर रहा है। सिर्फ डायरेक्टली अटैक नहीं, जितने नेटो नेशंस है उसके अंदर क्या चल रहा है उसको देखना चाहता है। और इसलिए 2022 से लेकर आज तक 700 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको, रशियंस को निकाल दिया गया है यूरोप से, क्योंकि हमेशा उन पे शक रहता है। इनफैक्ट स्वीडन के एक किसी चर्च के ऊपर भी ये लगाया गया है, एक आई थिंक उनके जो प्रीस्ट है उनके ऊपर भी लगाया गया कि आप इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आगे पास कर रहे हैं। तो यूक्रेन का मसला जो है, आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ना कि नेटो पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद इसका आगे हमको मसला निकल सकता है। नेटो अपनी जितनी भी फ्लेक्सिंग कर रहा है इस वक्त, जैसे सर ने कहा, वो 20% उनको वापस नहीं मिलने वाला, लेकिन इससे ज्यादा क्या रशिया कर पाएगा कि नहीं, उस पर भी अब मुझे डाउट होने लगा। ऑलराइट मैम, प्लीज स्टे विथ मी। गौरीशंकर सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी थोड़ा सा एंगल टर्न करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं सर। रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ये तीनों अलाई हैं एक दूसरे के साथ, और इनके रिश्ते और इनके बायलैटरल टाइज के बारे में जानते हैं, इनके डिफेंस का जो लेन देन है हम सब जानते हैं। पाकिस्तान वाला एंगल थोड़ा सा मुझे समझाइए, क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी है कि पीस टॉक पाकिस्तान जैसे देश में हो रहा है, जो दुनिया भर में आतंकवाद परोसने के लिए जाना जाता है, जहां पर शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, एक आतंकवादी संगठन दूसरे आतंकवादी संगठन को परेशान कर रहा है, पीने के लिए पानी नहीं, 8 बजे के बाद पूरा पाकिस्तान शटडाउन हो जाता है, ऑस्टेरिटी मेजर्स वहां पर अपनाए जा रहे हैं, इतना भारी भरकम खर्चा कर कर वो ईरान, अमेरिका को बुलाकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसके पीछे का असली गेम प्लान क्या है सर? अमेरिका क्यों प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान को इतना? देखिए, ऐसा है, ये बड़ी विडंबना है। आपने बहुत ही बड़ा अच्छा प्रश्न ये रेज किया है कि एक स्टेट जो पूरे संसार में टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, जहां 9/11 का जन्म हुआ, जहां पे अमेरिका के कई जो आतंकवादी संगठन है वो वहाँ, अल कायदा का वहाँ जन्म हुआ, और वहां पे ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया, ऐसे स्टेट, और जिसको ट्रंप ने एक बार कहा था कि ये स्टेट जो है वो सिर्फ लाइज एंड डिसेप्शन देता रहता है हमें, और हमारे से पैसे लेता रहता है, उसी स्टेट को ट्रंप यूज कर रहा है आज। ये एक बहुत बड़ा विडंबना का विषय है, और इसमें कारण ये लग रहा है मेरे को कि अमेरिका पाकिस्तान को काफी अरसे से यूज कर रहा है। पहले उन्होंने चाइना के साथ ओपनिंग में यूज किया था, उसके बाद उन्होंने यूएसएसआर को रशिया से निकालने के लिए जिहादी एलिमेंट्स को वहां पाके उसका यूज किया था, और अब जो है वो इस चीज के लिए इसका यूज कर रहा है। तो ये एक पाकिस्तान की भी एक उसको भी आदत बनी हुई है कि अमेरिका को चूस लो, थोड़ा पैसा ले लो, और जो थोड़ा बहुत काम बताता है उसको कर दो। और ये जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो ट्वीट था, उसमें लिखा था ड्राफ्ट, वो नेचुरली उससे बड़ा क्लियर होता है कि अमेरिका ने उनको एक तरह से वहां बिठा के ये कहा था कि आप जो है इसमें मध्यस्थता करिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ईरान का बॉर्डर स्टेट है, और दोनों में शिया सुन्नी पॉपुलेशन भी है, शिया पॉपुलेशन काफी है पाकिस्तान में भी, और उनका पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो उस रीजन में थोड़ा इन्फ्लुएंस है उसका, तो नेचुरली उसको देखते हुए उन्होंने उसका यूज किया। अब हासिम मुनीर टाइप लोग को आप
ट्रम्प अगर बुलाते हैं लंच के लिए अपने व्हाइट हाउस के अंदर, जो पूरी तरह से जाना हुआ आदमी है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिहादी प्रवृत्ति का आदमी है, जिसने पहलगाम में जो कुछ किया था वो सारा उसका किया हुआ था। तो ये एक मेरे को लगता है कि अमेरिका अभी इससे सीखा नहीं है, उसके हाथ जल रहे हैं लेकिन फिर भी वहीं वापस जा रहा है। तो ये इस बार वापस उसके हाथ जलेंगे, और इस बार फिर से अमेरिका को ये महसूस होगा कि जो पाकिस्तान को मध्यस्थता दी थी वो गलत दी है। अब रसिया जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन चाइना यस काफी हद तक पाकिस्तान के साथ है। चाइना इनडायरेक्टली भी हेल्प कर रहा है। अभी इन टॉक्स के पहले भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री चाइना गए थे और उनका ब्लेसिंग लेकर के ईरान से बात हुई है। तो नेचुरली चाइना और पाकिस्तान का बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है, लेकिन वो चीज एक ऐसी है जो अमेरिका को भी पसंद नहीं है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान थोड़ा चाइना से दूर हटे और हमारी तरफ आए। तो वो भी एक एंगल हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक मध्यस्थता करने का या फैसिलिटेट करने का एक मौका दिया। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, भारत के लिए तो बड़ा अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को इससे एक नई राजनीतिक लाइफ मिलेगी। इंटरनेशनल रिलेशंस में उसका ऑलरेडी एक अस्तित्व जो खत्म हो रहा था वो वापस बनेगा, और वो आतंकवाद को और ज्यादा बढ़ावा देगा। तो ये मैं एक अच्छी शुरुआत नहीं मानता, लेकिन रियलिटी है, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसी के साथ अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है श्रुति मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी रशिया का मकसद मुझे लगता है कि रशिया भी कहीं ना कहीं चाइना को फॉलो करने लगा है। कुछ चीज़ों में लाला कंट्री बन गया है। वो भी क्रूड बेचो, हथियार बेचो, शांति से रहो, मीडिएशन कर दो। अमेरिका को परेशान करना है, ईरान को हथियार दे दो। भारत पर दबाव बनाना है, पाकिस्तान को थोड़ा सा पुश कर दो। चाइना के साथ बायलैटरल टाइज में चाइना थोड़ा हीरो बन रहा है, तो ठीक है उसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर दीजिए वहां पे जाके। तो रशिया धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि पहले जैसा एग्रेसिवनेस अब रशिया में नहीं रही, क्योंकि मैम रशिया को जब हम स्टडी करते थे कॉलेज में, स्कूल में, और अभी भी हम पढ़ते हैं पुरानी रशियन पॉलिटिक्स को कि वहाँ कैसे मार दिया जाता था वहाँ के खुफिया जासूसों को, वहाँ के आर्मी पर्सनल्स को, वहाँ के पॉलिटिशियंस को, और जिनको पुतिन पसंद नहीं करते हैं उनको रशिया पसंद नहीं करता। ये वहाँ का नैरेटिव है। सो वैसी कंट्री अब धीरे धीरे क्या बदल रही है? जैसा कि आपने कहा कि विस्तारवादी सोच अब रशिया की नहीं है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए वो हमेशा फाइट करेगा। जॉर्जिया और अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनते हैं तो वो जरूर इस बात का विरोध करेगा। ब्लैक सी में वहां पर उनका जो क्रेमलिन पे जब भी कोई ऐसा खतरा उनको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है तो रशिया आवाज उठाता है। लेकिन रशिया डायरेक्ट कम्युनिकेशन में किसी के साथ नहीं है। मैम देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि रशिया थोड़ा ठंडा हो गया है, अग्रेसिव रह नहीं गया है। जिस तरह से वो पहले मिलिटरीली अग्रेसिव रहता था, अब वो इकोनॉमिकली अग्रेसिव है। और ये इकोनॉमिक अग्रेशन जो है ये शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम ने आकर भी किया था, क्योंकि आज की जो एरा है वो है इंपीरियलिज्म फ्रॉम द फाइनेंशियल साइड, इट्स अ इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। और इस इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म के अंदर आपको मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे these are bad examples, black demo examples, पर ईरान वॉर या वेनेजुएला के ऊपर जो उन्होंने ऑपरेशन किया, ये ब्लैक डेमोज है कि आपको मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए टू इंश्योर कि आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो चैलेंज ना की जाए। हम सिर्फ अग्रेसिव उस तरह से देख रहे हैं, लेकिन असाद रजीम को किसने सहारा दे रखा था इतने साल तक? ईरान की रजीम को किसका सहारा था इतने साल तक? आप ये देखेंगे सीरिया के अंदर जो था इतने साल, वहां पे कुछ कम अत्याचार नहीं हुए हैं असाद रजीम के अंदर। वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की रजीम कंप्लीटली ट्रांजैक्शनल है विदाउट एनी मॉरल ग्राउंड्स। मतलब वो जो बंगाली में एक कथा है उसको कहते हैं चोखेर लज्जा, माने आंख की शर्म। तो वो आंख की शर्म भी नहीं रह गई है डोनाल्ड ट्रंप की रजीम के अंदर। इसीलिए उन्होंने एक्स अलकायदा के अल जिलानी को अल शरा बना के सीरिया के ताज पे बिठा दिया, और वहां पे जो हो रहा है उसकी तरफ उनकी आंख बंद हो गई है। आज वहां पाकिस्तान में जाके जो हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की रजीम को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, जबकि आज का स्टेटमेंट है लश्कर तैयबा का, अबू मूसा का, कि पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है उस अटैक के चलते आज पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिल रही है। तो इसके अंदर इससे ज्यादा डायरेक्ट कोरिलेशन पाकिस्तान का पहलगाम का हो नहीं सकता है, वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको इंटरनेशनली यूएनएससी ने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति मैम, थैंक यू सो मच। गौरी शंकर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप शो पाए। देश के सवाल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इस बीच एक बड़ी